एक पार्टी थी शिवसेना की। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप चौथे पायदान पे आ जाते हैं किसी प्रदेश की राजनीति में, तो फिर आप किसी भी रेस से बाहर होते हैं। आज शिवसेना जिस जगह खड़ी है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के पायदान से बाहर है। और एक दौर में जब कहा जाता था कि शिवसेना सुप्रीमो जब आग दिखाते थे तो मुंबई ठहर जाती थी। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए, और इसके साथ ही आज चूंकि 2 राज्यों और इसके साथ ही तमाम विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव का भी परिणाम अब लगभग स्पष्ट हो चुका है, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं। और व्यालोक पाठक जी का परिचय देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना लंबा परिचय होगा कि जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि अगर आप कंटेंट की दुनिया में हैं और दर्शकों की दुनिया में हैं तो उसमें बहुत इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन की जितनी भी विधा है उन सारी विधा के को समझते हैं, बूझते हैं, और एक तरह से कहा जाए तो उन सभी की विधा के एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, हमें मौका दिया। और दर्शकों श्रोताओं, जहां तक इन्होंने परिचय की बात कही है तो उसकी व्याख्या ये है कि ये आदमी फेलियर रहा है, हर एक जगह से भाग गया है। खैर, बात शिवसेना की आपने शुरू की है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि 3 चीजें आप जितनी बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, प्राकृतिक तौर पर जो चीज है आपके पास ठीक है, लेकिन आप जितनी बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो उतनी बिगड़ती चली जाएगी। और ये एकदम टेस्टेड है, आप देख लीजिएगा, और दर्शक भी मुझसे एग्री करेंगे। चाल, बाल और बात। हम दोनों के बाल बचे हुए हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं बालों पर कोई ध्यान नहीं देता हूं, और मेरा आपके बारे में भी यही ख्याल है। लेकिन हम लोगों की उम्र के अपने बाकी साथियों को देखिए, कोई चंडूल है, कोई बिल्कुल श्वेत धवल केसी हो गया है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो बात मत बनाइए, चाल मत बिगाड़िए, और बाल पर ज्यादा ध्यान मत दिए, तो आप खुश रहेंगे। श्रीमान उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि उन्होंने अपनी चाल ही बिगाड़ ली। 2 बातें होती है ना कि नेचर और सिग्नेचर आपका नहीं बदलता है, और इसके अलावा परसेप्शंस जो होते हैं, इमेज जो होती है, और खास तौर से राजनीति क्या है, राजनीति आपके अंतर मन को जानने का कोई ये नहीं है। हर एक नेता आपको तो कहता ही है कि मैं दिल, जिगर, जान, फेफड़ा, करेजी, गुर्दा सब निकाल के दे दूं, और हर एक नेता आपको लूटता है, इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं। तो इसलिए राजनीति ये नहीं है कि आप कितने सज्जन पुरुष हैं या कितनी देवी महिला हैं, इस सब का खेल नहीं है। राजनीति इज ऑल अबाउट परसेप्शंस एंड इमेज। शिवसेना की एक इमेज है या थी, और जो इमेज है उस हिसाब से एकनाथ शिंदे वाले गुट को सीटें मिल गई हैं। भाई जितने पर लड़े, जितने पर जीते, वो आप, चूंकि हिसाब किताब आप लोग रखते हैं, मैं तो वो रखता नहीं, मैं मोटा मोटी जानता हूं चीजों को। और अव्वल तो मुझे देखिए, विश्लेषण करना एक अलग बात है, लेकिन पहले जो ये होता था ना कि जाति पर चर्चा, फलाने चीज पर, मुझे ये सब चीजें पत्रकारिता की समझ में नहीं आती हैं, वो कि मैं 2 दशक गुजार चुका हूं। आप मुझे मशीनी अंदाज में कहेंगे तो मैं कुछ बोल दूंगा, लेकिन ये मामला ऐसा है कि आप महाराष्ट्र में कितने वोटर हो, और किसी ने भी अगर एग्जिट पोल किया होगा तो कितने परसेंट, 0.00 कुछ परसेंट होगा, यही ना। और हर एक एग्जिट पोल हो या जो भी पोल हो, वो इसीलिए मुंह की खाता है। अव्वल तो आप जमीन पर उतरते नहीं, जमीन की दीवार पर लिखी हुई इबारत है साफ साफ, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। उद्धव ठाकरे के पिता ने एक छवि बनाई थी, उन्होंने एक जमीन अर्जित की थी महाराष्ट्र में, आपने कहा जैसे। और फिर से वही बात, क्या बाला साहब ठाकरे बहुत महान व्यक्ति थे? कोट एंड कोट नहीं थे भाई, वो एक सामान्य व्यक्ति थे, राजनेता थे, जिसकी अपनी लिप्साएं थी, जिसकी अपनी इच्छाएं थी। लुंगी वालों के खिलाफ किसने चलाया?
मामला। बिहारियों की पिटाई किसने की? बिहारियों मतलब बिहार और यूपी वालों, जिनको भैया कह के पीटा गया, उत्तर भारतीयों की किसने की ये सब? साउथ की बीमारी को उधर महाराष्ट्र में कौन ले गया भाषा के नाम पर दंगे को? जी। इनको क्या हुआ? जब अंडर बात आती है तो भी कहा जाता है कि उस समय इसलिए भी ये होता था क्योंकि बाकायदा चीजें पहुंचती थी। अब वो बाल ठाकरे रहे तो, और मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं ये केवल कॉन्स्पिरेसी थियरीज के तौर पर बता रहा हूं। लेकिन उस व्यक्ति की खासियत क्या थी, उसकी इमेज जो थी वो क्या थी? हिंदू हृदय सम्राट। भाई मैंने अपने किशोरावस्था में, आपने भी शायद वही सुना होगा, अटल जी थे हिंदू हृदय सम्राट, फिर आडवाणी जी हुए, फिर बाल ठाकरे हुए, यही तो? जी जी बिल्कुल। क्यों हुआ कि भाई पाकिस्तान खेलेगा तो वानखेड़े को तोड़ देंगे, और तोड़ देते थे शिव सैनिक। उस वक्त आप सोचिए 1992-93 में कोई नेता, आज का माहौल नहीं था बंधु। आज तो भाई वेयरिंग हिंदुत्व ऑन योर स्लीव्स इज अ फैशन। आज वो यहाँ पर हिंदुत्व लगाइए, यहाँ त्रिपुंड कीजिए, भगवा पहनिए, तो ये सब फैशन में है और ये सब अच्छा है। मैं तो, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है भाई। जब हमारे, और इस सब कौन लाए हैं? मोदी लाए हैं भाई। देश का प्रधानमंत्री त्रिपुंड और रुद्राक्ष लेके चल रहा है तो भाई 19 साल का 20 साल का लड़का क्या समझेगा? उसको भी लगता है कि हाँ, आज तक क्यों किया गया, और हमारी आपकी पीढ़ी को क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे टीका लगाने पर उपहास उड़ाया गया, क्लास में सिंगल आउट किया गया, कम्युनल कहा गया, संघी कहा गया। और ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपका क्या है मुझे नहीं पता। तो वो बिल्कुल ठीक है। आप हिंदुत्व से हटेंगे तो यही हाल होना हुआ, यही हुआ। जी जी। ये बाला साहब की बगिया में संजय राउत टाइप के जो बेल उगाए, वो कैसे उगाए? संजय राउत की बात नहीं है भाई, संजय निरुपम भी उगे थे, फिर वो भी चले गए। संजय राउत या निरुपम की बात नहीं है, बात ये है कि आप एक लीडर के तौर पर अपने किस समर्थक को कितनी छूट देते हैं, ये पहचानना होगा भाई। बिल्कुल। आपको ये ख्याल रखना होगा ना कि संजय राउत जो बोल रहे हैं वो उससे आपकी इमेज क्या हो रही है, आपकी पार्टी की इमेज क्या हो रही है। अगर आप अपने मुखपत्र में उखाड़ लिया लिखवाते हैं किसी हीरोइन के इस पर, किसी महिला, तो वो तो सबसे पहले महिला पर आपने लिखा ना, और आपकी इतनी बड़ी पार्टी है। दूसरा कारण, आप जो थे वो नहीं रहे। तीसरा कारण जो सबसे खराब इन्होंने किया वो कि मुस्लिम, अब मतलब कितनी हास्यास्पद बात लगेगी अगर आप एक बार कल्पना कीजिए कि मोदी वो फेज कैप लगा के और जामा मस्जिद के इमाम से मिल रहे हैं या उसके सामने नतमस्तक, ये क्या होगा? और मोदी को मिलना चाहिए क्योंकि ही इज द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर इमाम बुखारी आ जाएंगे तो वो मना भी नहीं कर पाएंगे शायद। और भाई यूएई जाते हैं, सऊदी जाते हैं तो जाते हैं ना मस्जिद में, बिल्कुल ट्रोल भी होते हैं, ट्रोल भी होते हैं कि भाई मौलाना मोदी हो गए, ये हो गए। उनकी मजबूरी है, वो जाएंगे। मतलब भाई वो प्रधानमंत्री हैं, एक राष्ट्र के प्रमुख हैं, 140 करोड़ भारतीयों के वो ये हैं प्रतिनिधि। वो हिंदुओं के नहीं है भाई, और ना वो हिंदू मुसलमानों के हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये तब आती है जब आप नॉट माई प्राइम मिनिस्टर, नॉट इन माई नेम, फलाना फलाना करते हैं। तो दूसरा पक्ष जो होता है तथाकथित हिंदूवादियों का, वो कहता है ठीक है फिर तो मेरे ही प्रधानमंत्री। जी। तो संजय राउत हो या जो भी, भाई देखिए बीजेपी में इस बात पर भी आलोचना होती है, मैं पैरेलल्स ड्रॉ कर रहा हूं। नुपुर शर्मा कांड याद कीजिए, बीजेपी ने हटा दिया, जी जी। ठीक। उसके बाद वो एक हैदराबाद के भी नेता थे, उनको भी कुछ कर दिया, और उसके बाद बात खत्म हो गई, राइट। अब ये देखिए कि संजय राउत तो कुछ भी बोलते थे, और ये आपको चेक करना पड़ता है। आपने अपने छोटे बेटे,
हर एक व्यक्ति, जी जरूरी नहीं कि अगर उसके पास खानदानी कुछ चीज है तो वो उसको संभाल ही ले। भाई ये बिजनेस से लेके फिल्मों से लेके अमिताभ बच्चन के बेटे को कभी फिल्मों में नहीं आना चाहिए था, अगर मेरी राय मानते हो तो, लेकिन आए। और जबकि अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे कलाकार हैं अभी उनकी पीढ़ी के तमाम लोगों से, बिल्कुल। लेकिन लेकिन है ना, बर्बाद हो गया ना, करियर खत्म हो गया। भाई बिल्कुल कुछ और करते तो हो सकता है कि ज्यादा ये रहते। अब बाल ठाकरे को बर्बाद किया इन्होंने, उद्धव ने, और उद्धव को लेके डूब गए आदित्य। वो तो पत्थर वत्थर लेके फिल्मों में, इसमें उस समय जो कांड हुआ सुशांत वाला, उसका कम असर नहीं पड़ा है भाई साहब। आप बिल्कुल वो जो शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, उसका असर कम नहीं हुआ है। बिल्कुल आप समझिए, मतलब ये है कि आप अपने लोगों पर लगाम लगाते हैं, आप बोलने की जांच करते हैं, लेकिन यहां ऐसा लग रहा था कि उद्धव, और सच बात है भाई, राज ठाकरे अपने चाचा के पॉलिटिकल उत्तराधिकारी थे स्वाभाविक रूप से। उत्तराधिकारी इन द सेंस कि उन्होंने अर्जित किया था, वो चाचा के साथ जो घूमते थे, उनमें संगठन शक्ति थी वगैरह वगैरह। उद्धव क्या थे भाई, आज जो आदित्य हैं वही उद्धव थे कि भाई घर में बंद है, सब कुछ बंद है, सारे फैसले पिता कर रहा है सब। और अचानक एक दिन जो आ, आपको ये थे, क्या नाम है उनका, राजीव गांधी जी भाई, राजीव गांधी की इतनी मूर्खतापूर्ण हरकतें इस देश को भारी पड़ी हैं। क्यों? कैम्ब्रिज में और इसमें टहलने से थोड़े हो जाता है कि आपको इतने बड़े देश की जो इतनी विविधता है आपको ज्ञान हो जाए। ऊपर से आपने 4-5 लौंडे लफाड़ियों को बिठा लिया। और 84 से 89 जो शासन काल स्वर्णिम हो सकता था, क्योंकि इनको भयंकर वाली मेजोरिटी थी ना, 400 से ज्यादा। आज की डेट में तो बीजेपी ने नारा दिया, औंधे मुंह गिर गई 240 पर आके। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, लेकिन प्रचंड बहुमत क्या किया, शाहबानो कर दिया। क्या मजाक है। और वो जो मतलब सुप्रीम कोर्ट से पारित निर्णय को आपने, किस बेवकूफ ने आपको बताया होगा? वही अरुण नेहरू टाइप के लोग होंगे आपके पास, पायलट होंगे या जो भी होंगे। तो उद्धव ही पतन थे शिवसेना का। अब तो पतन स्क्वायर हो गया, तो भाई चौथे नहीं तो छठे स्थान पर आएंगे। मैं तो कहता हूं कि अगली बार से टुकड़ा साफ हो जाएगा, जनता ने वर्डिक्ट दे दिया। वो शिवसेना किसको समझ रही है, वो उसने वर्डिक्ट दे दिया। भाजपा के साथ वाली जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, उसको वो समझ रही है, और उसने एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि उद्धव जी चलिए अब आप जाइए, बाप ने बहुत कमाकर पैसा दे दिया है, आराम कीजिए। पॉलिटिकल मर्सिया नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सब जो स्टेट है ना, महाराष्ट्र वगैरह टाइप के, इनमें पढ़ देना चाहिए, क्योंकि उद्धव अकेले नहीं है ना। अब तो एक और पारी के बाद एकनाथ शिंदे बहुत ताकतवर नेता हो जाएंगे भाई। 2.5 साल में उन्होंने, जब उन्होंने शुरू किया था तो जो वो थे, और आज उनको देखिए, he has come a very long way। तो अच्छा, इस पूरे चुनाव में संघ भी ऐसा लग रहा है कि अपनी ताकत उस संघ ने दिखाया, और एक तरह से ये हुआ कि संघ जो है सारे हरियाणा के बाद, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में संघ के बारे में ये कहा जा रहा है कि ज्यादा सक्रिय था पिछले चुनाव की तुलना में, 2024 की तुलना में लोकसभा। अब पता नहीं कितना सच है, इसको ज्यादा बेहतर आप बता पाएंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति केंद्र में है, एक तरह से ओवरलैप किया है संघ पावर पॉलिटिक्स में, और किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं जैसे कि आपको बेहतर पता होगा, या आप बेहतर बताएंगे, जैसे श्रीमान भागवत जी और मोदी जी दोनों सुबह सुबह मुझे फोन करते हैं, लेकिन अमूमन जो पत्रकारों से ये अपेक्षित रहता है, नहीं मैं इसी टाइप से बात करूंगा ना। आप दर्शकों को आदत है, उनको पता है कि मैं ऐसे ही बात करूंगा। अब इसमें मैं अपने सूत्र हैं, तमाम हैं कह सकता हूं, लेकिन भाई साहब देखिए, और खास तौर से ये जो सरकार आई है 10 वर्षों से, इसने एक काम कमाल किया है।
कि आप पत्रकारों की ये जो सूत्र परंपरा थी ना, उस पर एकदम सूत्र से मिलता जुलता शब्द फेर दिया है। ठीक है, पानी फेर दिया है, लेकिन सूत्र से जो मिलेगा शब्द वो मैं समझा रहा हूं। आप याद कीजिए, पहला कैबिनेट कितना हंगामा हुआ कि ये बन रहे हैं, फलाने बन रहे हैं, आई खत्म। और अब 10 साल में तो इतना ये हो गया है। और उसी क्रम में याद कीजिए कि इस कैबिनेट की एक खबर जो कहा गया कि अरे लीक हो गई, लीक हो गई। भैया लीक वीक नहीं होती है, आपको बताई जाती है खबर और लीक करवाई जाती है। तो खैर, लेकिन संघ और भाजपा का देखिए, मैंने एक बार पुराना आर्टिकल लिखा था, आजकल तो लोग लिखते विखते भी कम है और पढ़ना भी कम है, लेकिन खैर उसमें मैंने यही प्रस्तावना की थी कि ये जो संघ और भाजपा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है ना, ये बेकार की बात है। ये दोनों, देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये दोनों अलग हैं, प्रॉब्लम ये है कि संघ का जो फिर उसे वही चरित्र जो है वो बिल्कुल कब्जे का रहा है, विथ आयरन फिस्ट जिसको कहा जाता है कि लौ हस्त से वो चलाता है चीजों को। और बीजेपी को उससे कोई इनकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए फायदेमंद है, सत्ता चाहिए तो ठीक है। अभी समीकरण क्यों बिगड़े हैं? क्योंकि केंद्र में जो प्रचारक हैं, भाई प्रचारक प्रधानमंत्री तो वही है ना, नरेंद्र मोदी। हालांकि एक बात आप और भी देखिए कि कहा जा रहा है कि पहला संघ का प्रचारक प्रधानमंत्री बना। बेचारे अटल जी को कौन भूल जा रहा है, समझ में नहीं आता है। अटल जी बाकायदा प्रचारक थे भाई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने, लेकिन मैं सचमुच बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत पढ़े लिखे, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पहले संघी प्रधानमंत्री। अरे भाई, संघी प्रधानमंत्री तो 1996 में यहाँ देश ने देख लिया था। अटल जी हाफ पैंट वाले थे भाई, खाकी निक्कर वाले थे। कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी पहले संघी हैं? नहीं है। खैर, वो एक अलग वीडियो का विषय है। मैं तो आपको विषय देता जाऊंगा। जी, महाराष्ट्र की जीत के पीछे आप महाविकास अघाड़ी के क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं देखना है। सॉरी, महायुति के क्या 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 वजह है जो मोटी मोटी आप? कुछ नहीं, कोई वजह नहीं है, एक ही वजह है जी, हिंदुत्व। अब उसको मैं कहिए तो एंटरटेनमेंट चैनल्स की भाषा में बोल दूं, एक रहे सेफ रहे, कर गया काम, जादू चल गया, बटेंगे तो कटेंगे का योगी आदित्यनाथ ने कर दिया कमाल, 1300 किलोमीटर दूर फहरा दिया भगवा झंडा, ये सब कह सकता हूं मैं, लेकिन इन सब बेकार की बात है। मुख्य बात यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण इस देश की एक रवायत है। महाराष्ट्र में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी और जनता का गुस्सा है ये बीजेपी को समर्थन से ज्यादा सो कॉल्ड महाविकास अघाड़ी जो भी है थी उसके प्रति गुस्सा है। उसके प्रति गुस्सा नफरत की हद तक चला गया है, खासतौर से उद्धव के प्रति। भाई मान लीजिए कोई बड़ा विद्वान पंडित आदमी हो, हालांकि पंडित कहने पर तो तुरंत अब जात का भी मामला उठ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत संयमी उस टाइप का आदमी हो, दूर दूर तक जिसकी प्रतिष्ठा हो, उसका बेटा अगर बलात्कारी निकल जाए तो क्या होगा? तो उद्धव ने शिवसेना के साथ जो बाला ठाकरे की बाकी बातें भूल जाइए, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट भैया 92 में कौन कहता है कि हाँ बाबरी मस्जिद अगर शिवसैनिकों ने ढाया है तो गर्व है? 2024 में थोड़े बोल रहे थे वो। समय ताकत चाहिए भाई बोलने के लिए। उसके साथ ही और भी जो चीजें हैं जी, अच्छा, आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। ये झारखंड में क्यों नहीं चला? हिंदुत्व मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। अगर आप सवाल को और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, लोगों को यह ना लगे कि हम लोग। मैं ये जोड़ना चाहता था,
झारखंड की परिस्थितियों में तो ज्यादा बड़ा सवाल था बांग्लादेश प्रवासियों के घुसपैठ की समस्या, इसके अलावा आदिवासी युवतियों के साथ मुस्लिमों की शादी की समस्या। फिर वहां बटोगे तो कटोगे, और ये जो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये दोनों फेल क्यों हो गए? प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, मेरे बंधु, कि हम लोग एक फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं। चाहे ये पढ़े लिखे लोगों की बात हो, फिल्मों वालों की बात हो, किसी की बात हो, कि भाई ये एक फॉर्मूला लग गया, यहाँ ये हो। क्यों इसकी जिद क्यों है कि भाई महाराष्ट्र में ऐसा हुआ तो झारखंड में काहे नहीं? ये जिद क्यों है? ये दार्शनिक स्तर पर सोचिएगा और इस पर वीडियो करना चाहिए। महाराष्ट्र बिल्कुल अलग है साहब, झारखंड बिल्कुल अलग है। झारखंड शायद, हाँ, सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है ना, बिल्कुल झारखंड। बिल्कुल। तो उसकी परिस्थितियां अलग हैं। महाराष्ट्र में क्यों बना, अब इसको मैं बुलेट पॉइंट वाइज बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में इसलिए हुआ कि उद्धव की नफरत की हद तक का गुस्सा, शिवसेना का पूरा जो उसकी विरासत थी वो शिंदे के पास जाना, मुस्लिम तुष्टीकरण की हद में झुकने के बजाय लेट जाना, 17 मांगों का पत्र उलेमा काउंसिल जिस पर उद्धव ने और इसने कांग्रेस के साइन थे, ये बातें, और उसके बाद अंततः वो जो घोषणा पत्र था कांग्रेस या इनका एमवीए का, वो, ये 4 कारण थे कि भाजपा को इतना लोगों ने गुस्से में वोट दिया है। यार इतनी सीटें पॉजिटिव बात के लिए थोड़े आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निगेटिविटी का वोट है ये। आप बिल्कुल लोगों ने गुस्सा में दिया है। अब आइए आप झारखंड, आप आइए झारखंड। पहली बात, आदिवासियों के दिमाग में ये चीज बिठाने में इंडी अलायंस सफल रहा कि भाजपा आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर वो आएगी तो संविधान बदल देगी, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था। ठीक। दूसरे, हेमंत की पत्नी ने फ्रंट पर आकर आदिवासियों के अंदर ये दिखाया कि भाई हेमंत को फंसाया गया। आप भारत की बात अगर करेंगे तो अगर देवरिया में या दरभंगा में या कहीं एक हैमलेट है, कस्बा है, उसकी महिला है, वो किसी को नेता मानती है अपना, उसको अगर आप जाके कहेंगे कि फलाने ने ये किया, तो वो सत्य और तथ्य का अन्वेषण करेगी कि वो स्वीकार लेगी कि हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। ये सब चीजें हम लोग नहीं देखते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है गुरु, मैं बार बार, जो मेरी तो खैर अभी उतनी पहुंच नहीं है या जो भी, लेकिन ये अगर हम लोग दिखाते रहते ना कि बातचीत इस तरह से भी हो सकती है, तो शायद इतना जहर नहीं आता है जो आज एंटरटेनमेंट चैनल्स का है। 8-8 विंडो बना के सब चिल्ला रहे हैं, ठीक रहे हैं। बिल्कुल, विश्लेषण का एक तरीका ये भी हो सकता है। खैर, सब आदमी अपनी पीठ खुजाते हैं जी। दूसरा, झारखंड में आपने जो कहा, मैं बस उस पर पॉइंट वाइज कि हेमंत सोरेन ने दाढ़ी बढ़ा ली, ये अगर मैं कहूं कि कारण है, तो आप हेमंत सोरेन को झटके से याद कीजिए, पहले की फोटो और अभी का फोटो देखिए, आपको शिबू सोरेन दिखते हैं, और दूर से जब वो जाएंगे तो शिबू सोरेन दिखेंगे। और शिबू सोरेन गुरुजी हैं। शिबू सोरेन पहले वो सांसद थे जो भाई साहब सूटकेस कांड में धराए थे। बावजूद इसके आप झारखंड में जाके किसी को कहिए गुरुजी के खिलाफ कुछ, भाई साहब आपकी पिटाई हो जाएगी। आप लालू के किसी समर्थक को कहिए कि भाई कोर्ट द्वारा वो सजा याफ्ता है, सजाशुदा है, नहीं मानेंगे ना लोग। भारत ऐसे लोगों का है। तो आप उनके अभियान का काउंटर नहीं कर सके। और दूसरा, इस बात पर भी सोचना चाहिए कि बीजेपी को 32% वोट आया है और झामुमो को 22%। तो आपने जो शासन पद्धति चुनी है ना, उसमें ये होना है कि भाई 49 वोट जिसको आ रहे हैं वो जीतेगा। 51 वोट उसके खिलाफ गए हैं, इससे क्या मतलब है? किसी को मतलब नहीं है। 51 लोगों की राय कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल
इस तरह सोचना चाहिए मुझे लगता है, वरना तो फिर वही कि मार दिया, पीट दिया, इनकलाब हो गया, फलाना हो गया। आपने एक बड़ी जबरदस्त बात कही कि आपने कहा कि जो आदिवासियों का सवाल है, शायद इंडिया अलायंस उसको बहुत बेहतर तरीके से रखने में सफल रही, कि भाजपा शायद उसको उनके लिए थ्रेट है। लेकिन मैं इसको समझना चाहता था कि जिस तरह से चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी और दूसरे आदिवासी लीडर हैं जिनका जो भाजपा में गए हाल के दिनों में, कुछ समय पहले तक, क्या वो उनका आदिवासी जो अस्मिता है, आदिवासी पहचान है, वो सोरेन परिवार पे, शिबू सोरेन पे, हेमंत सोरेन पे और कल्पना सोरेन से हल्का क्यों पड़ जाता है? ये परिवार इतना ताकतवर क्यों हो गया है कि एक तरह से आदिवासी पहचान का पर्याय बन गया है? परिवार ताकतवर तो होते ही है ना भाई, 15-20 साल तो उनकी लेगेसी चलती ही है। बिहार में आप देख लीजिए, अब कमजोर पड़े हैं भाई। लालू का तो सफाया हो जाता, लालू का सफाया हो जाता है अगर नीतीश कुमार ने उनको उस साल के इलेक्शन में संजीवनी नहीं दी होती तो। उसी के बाद तो लालू को जीवन दान मिला। तो उसी तरह इनके साथ भी है। दूसरी बात की, जो पार्टी छोड़ के आते हैं ना नेता, वो अधिकांशतः असफल ही रहते हैं। और खासतौर से जितनी बड़ी पार्टी होगी उससे अलग हुआ नेता उतनी दुर्दशा में रहेगा। आप देख लीजिए ना, कल्याण सिंह, बाबूलाल और मरांडी खुद। और बाबूलाल मरांडी थे कभी, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी, साथ छोड़ना, आना जाना, आदिवासियों में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। गुरुजी ने 3 करोड़ का क्या किया क्या पता, लेकिन गुरुजी आदिवासियों के साथ जाके खड़े रहे, उन्होंने मारपीट की, उन्होंने लाठियां खाई, ये उनको याद है जी। तो गुरुजी उनके अपने हैं, उनको बगल में नहीं दिख रहा है कि ईसाई मिशनरियां क्या कर रही हैं भाई। वो देखिए, अब अगर मैं कहूंगा कि मैं लेबलिंग नहीं करना चाहता, मैं इस तरह से नहीं दिखाना चाहता, लेकिन आप अगर आदिवासियों का जो रहन सहन है उसमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स होकर नहीं सोचते हैं। वो जो है चीज वो है, ठीक है, उसने किया, गुरुजी ने बोल दिया कि भाई मैं तो तुम्हारे भले के लिए कर रहा था, तो हाँ भले के लिए कर रहा था। ऐसे भी लोग मिल सकते हैं उनमें। अब आपने चूंकि भाजपा भी वहां रही ही है शासन में, ऐसा थोड़े है भाई एक बार भाजपा एक बार तो, और ये बड़ी बात नहीं है भाजपा को, वो जो मैंने कहा कि चुनने का, भाजपा को वोट कम थोड़े मिले हैं भाई, 32% वोट मिले हैं, क्या चाहिए आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका जो ये है, हाँ, इस पर किसी को रोना गाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में इसी पद्धति से जीते हैं और लैंडस्लाइड विक्ट्री है, तो आपको झारखंड का भी चुनाव स्वीकार करना होगा। तो हार है, हार मानिए, ग्रेसफुली हार मानिए और आगे काम कीजिए, फिर आइएगा। इसमें अब आप कहेंगे कि हमको नहीं, हम जीत गए हैं, तो ये वही बात हुई कि नॉट माई प्राइम मिनिस्टर और 66% ने वोट नहीं दिया है, तो ये तो भाई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तब तो आपके परनाना को कितने % वोट मिले थे? बिल्कुल, आपके परनाना तो जबरन इस देश के प्रधानमंत्री बने थे भाई। मतलब ये तो आजाद देश के इतिहास में अद्भुत, भारतवर्ष ही अद्भुत है ना, कि पहला प्रधानमंत्री ही मनोनीत। क्यों भैया, क्या अपराध था इस देश का? इस देश का अपराध क्या था? क्यों मनोनीत होंगे आप? क्या ऐसा आप में था? परीक्षा होती ना जी, बिल्कुल, परीक्षा करवा लेते, और हुई भी थी, बिल्कुल, उसमें आप फेल भी हो गए थे। तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको इस चर्चा को कंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आधे घंटे कर चुके हैं। ये आपकी मतलब जब आपसे बात होने पे जो सबसे मजेदार बात है, जिस तरह के उदाहरणों द्वारा आप जिस तरह से उड़ते हैं ना पूरी चर्चा को, उसमें चर्चा बह जाती है और कई बार समय का पता नहीं चलता है। ये शायद आपकी मतलब एक तरह से ये जो किस्सा गोई है वही आपकी ताकत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया हमें।